हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे थॉट फॉर द डे के साथ। ये एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था लास्ट 2-3 दिन पहले कि आप ट्राई करना, हो सके कि एक कोट फॉर द डे से ट्राई करना। तो वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, नॉस्टैल्जिया फीलिंग। स्कूल में हम थॉट फॉर द डे के साथ स्टार्ट करते थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू कंसिडर इट। तो आप में से किसी और को कुछ अगर इनिशिएटिव चाहिए होगा जो आपको लगता है कि डेली न्यूज़पेपर के साथ मैं आपको बोल सकूं, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, सो डैट आई कैन इंक्लूड इट ऑल्सो। उसके अलावा भी किसी और टॉपिक में बियॉन्ड यूपीएससी सिलेबस भी आपको अगर किसी टॉपिक में जानना हो, मेरे एक्सपीरियंस को सुनना हो, तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई विल शेयर विथ यू ऑल। ओके, तो आज का जो थॉट है वो कहता है यू कांट चेंज व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट इट, मूव ऑन, लेट गो एंड गेट ओवर इट। मतलब अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, उनमें से बहुत लोग पास हुए, अच्छी बात है, और बहुत लोग पास नहीं हो पाए, है ना। तो उस चीज़ से ना आपको ऐसा नहीं कि आप सोचते बैठो अभी ना कि यार मेरी तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं होना, अब मेरी क्यों गलती। वो चलो क्यों गलती हुई वो ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है, बट उस चीज़ की इंट्रोस्पेक्शन आप पॉजिटिवली करो। ये नहीं कि क्यों गलती हुई बस आप लेटे लेटे सोच रहे हो एंड रो रहे हो। ठीक है, दुख होता है, उस चीज़ को भी, अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो। एक हफ्ते की ब्रेक ले लो, कहीं घूमने जाओ, लेकिन ना उस चीज़ को सोचते मत बैठो, क्योंकि सोचने पे तो देखो रिजल्ट तो चेंज नहीं होने वाली। जो हो गया वो हो गया, एंड लाइफ आपको पता है चलती रहती है, वो जाती रहती है, वो रुकती नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। एंड पता है आपको समय की सबसे अच्छी खासियत, अगर आपके लाइफ में भी बुरे वक्त का फेस चल रहा है ना, तो अच्छी वक्त भी आएगी, बिकॉज टाइम चेंजेस, राइट। तो इसलिए गेट ओवर इट, इस चीज़ को फेस करो, कर ही रहे हो। कितने सारे फेलियर्स आप में से बहुत सारे फेजेस में आप टैकल कर रहे हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। बट देन अभी जो भी हुआ, किसी की अगर एग्जाम में फेल हो चुके हो, किसी की अगर लाइफ में कुछ तनाव है किसी चीज़ से भी, वट एवर इट इज़, तो उस चीज़ में ज़्यादा थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होने वाला, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो समय के साथ साथ आप भी आगे बढ़ो विद अ पॉजिटिव होप कि फिर से आप नए से काम करोगे, बट आउटकम अलग आएगा। वो कहते हैं ना, फिर से शुरू करोगे तो थोड़ा बहुत आपके पास इस बार एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हो, है ना। तो ये थी आज की थॉट फॉर द डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज हम 3 जुलाई 2024 ये सारे न्यूज़ देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से है। बाकी बहुत सारी न्यूज़ तो थी, बट वो एग्जाम के लिए उतनी इम्पोर्टेंट तो मुझे लगी नहीं। ठीक है, तो एंड कुछ न्यूज़, अगर एक दो न्यूज़ किसी न्यूज़पेपर से छूट भी जाता है तो टेंशन मत लो, आने वाले दिनों में कवर हो ही जाएगा। न्यूज़पेपर के बीच भी ना कंपटीशन रहता है, उनका भी अपना एक फोमो लेवल रहता है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ मिस ना हो जाए। तो आज नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद वो भी कवर कर ही लेंगे, तो इसी तरह हम भी कवर कर ही लेंगे। ओके, तो फर्स्ट न्यूज़ जो है वो पुडुचेरी के बारे में हम जान लेते हैं कि पुडुचेरी के पास्ट के बारे में, फिर रीसेंट हिस्ट्री की, पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्या हाल थी, इंडिपेंडेंस के वक्त क्या उसकी स्थिति थी, क्या वगैरह थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। ओके, तो चलिए हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्यों है न्यूज़ में, ये पहले देखते हैं। 1 जुलाई को क्या थी, फाउंडेशन डे ऑफ पुडुचेरी। एस क्यों फाउंडेशन डे ऑफ पुडुचेरी क्यों कहा जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट टेरिटरीज एक्ट 1963 प्रोवाइडिंग पुडुचेरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केम इनटू फोर्स। इस दिन फोर्स में आया था, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। ओके, इसलिए 1 जुलाई फाउंडेशन डे थी, इसलिए न्यूज़ पे है। ठीक है, देन है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, the present union territory of Puducherry was formed in, कब हुआ था, 1962, out of 4 former colonies of French। याद रखना, नॉट अदर ब्रिटिश, नहीं, फ्रेंच। ओके, कौन कौन सी थी, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम। ये कहाँ पे है अभी प्रेजेंट है, पुडुचेरी एंड कराईकल यहाँ पे मैप में तमिलनाडु में, देन माहे एंड यनम आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो ये बस बेसिक चीज याद रखना कि किधर है। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि डाइवर्स कल्चर है, ड्यू टू इट्स मल्टी स्टेट लोकेशन पुडुचेरी हैज रिकॉग्नाइज मल्टी स्टेट लोकेशन, है ना, तो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज यूनियन टेरिटरी, राइट। एंड इसकी एक मेरीटाइम हिस्ट्री है, ऑब्वियसली ये सागर किनारे है, ये है ना,
तो सागर किनारे में क्या है, फ्लोरिशिंग मैरीटाइम हिस्ट्री तो होनी है। तो रिसेंटली जो एक्सकवेशन हुई थी अर्किडामेडू में, उसमें क्या पाया गया था कि रोमन्स कैम हियर टू ट्रेड इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, मतलब सबसे पहले कौन आए थे, ओके, रोमांस आए थे। देन रोमांस कहो, रोमांस कहो, जो भी कहो, ठीक है। तो रोमांस आए थे। देन इन अराउंड 4th century AD was a part of पल्लवा किंगडम ऑफ कांचीपुरम, ओके, आफ्टर विच चोला टुक ओवर इट। मतलब यहाँ कौन कौन आया वो हम क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। देन आफ्टर शॉर्ट रूल ऑफ मुस्लिम रूलर ऑफ द नॉर्थ, द विजयनगर एम्पायर टुक almost of the South India, which lasted till 1638, and after which Sultan of Bijapur took control. मीन्स पहले कौन, रोमांस, देन कौन आया, पल्लवा, देन कौन आया, चोला, देन विजयनगर, देन सुल्तान ऑफ बीजापुर। क्रोनोलॉजी याद हो गई है ना। देन इसके बाद फिर उसके बाद जो हिस्ट्री कैसी गई कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पुडुचेरी वाज लेड इन द ईयर 1673 after the French East India Company successfully obtained फरमान यानी परमिट फ्रॉम किलादार ऑफ बलिकुंडापुरम अंडर द सुल्तान ऑफ बीजापुर। सुल्तान ऑफ बीजापुर ने लिया था ना लास्ट, तो उनसे ही परमिट फरमान किसको मिली, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर किसके अंडर गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर लड़ाई हुई डच के साथ, तो पुडुचेरी वाज कैप्चर बाय डच इन 1693, बट फिर फ्रेंच को पाया, फिर फ्रेंच को रिटर्न कर दिया गया बाय द ट्रीटी ऑफ रिस्विक इन 1699। एंड देन 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन को अपॉइंट किया गया फर्स्ट गवर्नर बाय फ्रांस, विच अंडरटुक द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू ट्रांसफॉर्म द पुडुचेरी फ्रॉम ए स्मॉल फिशिंग विलेज टू फ्लोरिशिंग पोर्ट टाउन। फिर उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, ये एक फ्लोरिशिंग पोर्ट टाउन बना। देन हुआ बैटल ऑफ वंडीवश 1960, विच वॉज डिसिसिव बैटल ऑफ द थर्ड कार्नेटिक वॉर वॉज वोन बाई इंग्लिश, एंड ट्रीटी कौन सी साइन हुई, पीस ऑफ पेरिस, जिसके तहत अगेन फ्रेंच को रेस्टोर कर दिया गया फैक्ट्रीज इन इंडिया इंक्लूडिंग पुडुचेरी, ओके। तो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर क्या हुआ, पुडुचेरी एंड चंदन नगर और एक जगह वे रिटर्न टू फ्रांस, बट वहां पे उनकी सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज की राइट ही उनको दी गई। तो हमारी क्रोनोलॉजी क्या है, लाइक सबसे पहले कौन था, रोमांस, ठीक है। फिर कौन आया, याद करो, पल्लवा। फिर कौन आया, चोला। फिर कौन आया, विजयनगर। फिर कौन आया, बीजापुर, सुल्तान ऑफ बीजापुर, राइट। फिर कौन आया, फ्रेंच। फिर किसने लिया, डच। फिर किसको मिला, फ्रेंच, है ना। फिर इंग्लिश के साथ लड़ाई हुई, बट फ्रेंच को ही रिटर्न दिया गया। तो फ्रेंच ही यहाँ पे बहुत दिन तक रूलिंग करते गए, है ना। तो फिर 1 नवंबर 1954, ध्यान देना, इंडिपेंडेंस के बाद, मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट, पुडुचेरी became a union territory after French possessions in India transferred to Indian Union, and 280 years of French rule came to it. कितने साल तो रूल किए, है ना। लेकिन ऑफिशियली पुडुचेरी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कब बना, जब फ्रेंच पार्लियामेंट में इस ट्रीटी ऑफ पेरिस को रेटिफाई किया गया, ओके। तो ऑफिशियली कब बना, दैट वो रेटिफिकेशन कब हुआ, 1963। तो अगर आपको कोई पूछे कि अनऑफिशियली पुडुचेरी कब यूनियन टेरिटरी बना, कि कब फ्रेंच पोजीशन इंडिया की, वो जो फ्रेंच पोजीशन थी वो ट्रांसफर की गई इंडियन यूनियन को, तो वो है 1 नवंबर 1954 एंड ऑफिशियली 1963, ओके। और आर्टिकल 239 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 239 एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत क्या किया गया, प्रेसिडेंट ने फ्रेम किया क्या चीज, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी एलोकेशन एंड रूल, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट कैसे चले कैसे नहीं उनके बारे में रूल रेगुलेशन किस में है, बेसिक बात है, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी एलोकेशन रूल 1963 क्यों, क्योंकि ऑफिशियली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया पुडुचेरी कब बनी थी, 1963, okay. And Puducherry has elected legislature with lieutenant governor of Puducherry being guided by Government of Union Territories Act 1963. तो these are some basic tidbits of Puducherry. अब ये मॉडर्न हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट में या एंशियंट हिस्ट्री पार्ट में भी अगर आए, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट, राइट। तभी नेक्स्ट न्यूज हमारा है वो है बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल सर्वे इन ऑफ इंडिया। तो ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली मीन्स 2023 के अराउंड ही एडिशन ऑफ न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज
हमारे डाटाबेस में एंट्री हुई। बहुत सारे आए दिनों विद क्लाइमेट चेंज तो बहुत सारे स्पीशीज तो एडिशन होंगी ना, ये तो कॉमन सी बात है। हर दिन एक एक टाइप की हम डिस्कवर करते रहते हैं, है ना। तो फाइंडिंग जो है वो कंपाइल 2 पब्लिकेशंस, एनिमल डिस्कवरीज 2023। एनिमल है तो कहाँ पे किसके द्वारा की जाएगी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। एंड और एक है प्लांट डिस्कवरीज, इनके अंदर जो हमारी प्लांट स्पीशीज है इसके अंदर रजिस्टर की गई बाय बॉटनिकल सर्वे, बिकॉज प्लांट्स है। तो इसी फाइंडिंग्स को कंपाइल किया गया 2 पब्लिकेशन में। तो ये तो हो गया न्यूज़, चलो ठीक है। अब ये हमें जानना है कि बीएसआई एंड जीएसआई की बेसिक कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी नहीं, कभी स्टेटमेंट में वो दे सकते हैं मिलाकर। कुछ स्पीशीज के बारे में ही पूछ लिया, बट आपको फिर इनके बारे में भी बेसिक दे दी कि अंडर इट कम्स अंडर व्हाट ऐसा। तो और एक चीज ध्यान रखना, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, है ना। तो ये सिर्फ सोसाइटी के लोगों के तहत ही नहीं, बट इट हैज ए मेगा डाइवर्स नेशन। कैसे, इन टर्म्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज ऑल्सो। कैसे, अराउंड 7 to 8% ऑफ वर्ल्ड डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया। एंड 4 of 34 ग्लोबली रिकॉग्नाइज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ पे, इंडिया। ओके, सो बीएसआई के बारे में पहले जान लेते। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेब्लिश कब हुई थी, 1890। ओके, एंड ये कब स्टेब्लिश हुई थी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916। ओके, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जूलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सेम मिनिस्ट्री, बट ये पहले हुई थी 1890 स्टेब्लिश हुई थी, ये 1916। ओके, ये क्यों हुई थी, फॉर टू कैरी आउट द टेक्सोनोमिक एंड फ्लोरिस्टिक स्टडी ऑन द वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज, ध्यान देना, वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। एंड ये किस लिए की हुई थी, survey and exploration of resources leading to the advancement of knowledge on the exceptionally rich faunal diversity, है ना। faunal वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, फ्लोरा फ्लावर प्लांट्स, ये सब। यहाँ के रीजनल सर्कल्स कितने हैं, 9। इसके रीजनल सर्कल कितने हैं, 16, जो बहुत अलग अलग जगह पे पाई जाती है, लेकिन हेडक्वार्टर दोनों की किधर है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये दोनों की कुछ सिमिलरिटीज है ना, बस रीजनल सर्कल्स अलग है एंड स्टेब्लिशमेंट डेट अलग है, ये पहले हुआ ये बाद में हुआ, ठीक है। फिर जीएसआई ऑर्गेनाइज्ड अभी रिसेंटली हाल ही फिलहाल में, आप ये एनिमल टेक्सोनोमी समिट किसके द्वारा किया गया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एनिमल टेक्सोनोमी समिट 2024। कब से कब तक, 30 जून टू 3 जुलाई, आज तक। ओके, कहाँ पे, कोलकाता, ऑब्वियसली हेडक्वार्टर कोलकाता है। क्यों, क्योंकि मार्किंग द इंस्टीट्यूशंस 109th एनिवर्सरी। तो अभी एक्सपर्ट यहाँ पे क्या क्या डिसीजन होगा, ऑब्वियसली यही सब जो बेसिक चीज़ है, टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये सब तो बेसिक चीज़ है। तो इसी में डिस्कशन होगा, फिर भी मैंने न्यूज़ में जो थी न्यूज़पेपर में, आई हैव गिवन इट फॉर यू हियर। तो आई होप बेसिक ये दोनों की चीज़ है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यू गॉट इट राइट। अभी नेक्स्ट है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट क्यों है न्यूज में, बिकॉज द 52nd एनिवर्सरी ऑफ शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुई थी, 2 जुलाई 1972, यानी कल के दिन साइन हुई थी 1972। किसके द्वारा, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो। ओके, ये किसके बाद हुआ था, इट वॉज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1971 इंडो बांग्लादेश वॉर, इंडो पाकिस्तानी वॉर। तो ईस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, तब इंडिपेंडेंस मिली थी बांग्लादेश को, विच वॉज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान देन, राइट। तो हमारी इंडियन मिलिट्री ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, है ना, जिससे हमारी जियो पोलिटिकल लैंडस्केप भी साउथ एशिया की चेंज हो गई, राइट। तो ये एग्रीमेंट की मेन बात क्यों हुई थी, एम हमेशा देखो किसी भी एग्रीमेंट की पीस एंड नॉर्मलाइज रिलेशन करने के लिए होता है, चाहे वो हो ना हो, बट इंटेंशन तो यही होता है, राइट। तो इसी शिमला एग्रीमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड बायलैटरलिज्म, ताकि ये दोनों देशों की, पाकिस्तान एंड इंडिया की कन्फ्लिक्ट जो है वो रेजोल्व कर सके वो, है ना। और बायलैटरलिज्म मतलब मेरे और आप में अगर झगड़े हुए हैं तो मैं और आप ही सॉल्व करेंगे ना, कोई तीसरे थर्ड पार्टी इंटरनेशनल लेवल पे करके क्या फायदा, है ना। हम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से हमारे प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इट वाज बायलैटरलिज्म एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ शिमला एग्रीमेंट। और एक क्या था, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर 1971 थ्रू दिस शिमला एग्रीमेंट ओनली, कि बोथ साइड एग्री टू रेस्पेक्ट दिस लाइन, कि हम कभी इस चीज़ में
इलीगली क्लेम्स नहीं करेंगे, ठीक है, एंड खुद से कुछ घोषित नहीं करेंगे, इसकी स्टेटस यूनिलेटरली कभी चेंज नहीं करेंगे, बट ये तो करते रहता ही है ना, इनके द्वारा होता रहता है, मतलब ये तो अभी है नहीं, बट मतलब वही कंट्री पाकिस्तान। एंड विड्रॉल ऑफ फोर्सेस, कि हम अपने आपस में हमारे जो फोर्सेस हैं वो हम विड्रॉ करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर। बट सिक्योरिटी तो ऐसी होती है कि बहुत सारे इश्यूज इसके बाद भी होते ही है, जैसे अभी और एक प्रोविजन थी फ्यूचर मीटिंग एंड डिप्लोमेसी की, हम आगे आने वाले दिनों में पीस, नॉर्मलाइज रिलेशंस, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को एक साथ बैठकर एंड रिप्रेटेशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये सब रिजॉल्व करेंगे। बट देखो लिखने में थियोरेटिकली अलग, प्रैक्टिकली में तो कितना पार्लियामेंट्री अटैक बोल लो, मुंबई अटैक बोल लो, तो ये सारा कुछ इन इस सब के बाद भी वो कर ही रहे, पाकिस्तान इज पाकिस्तान ओनली, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो आप ये याद रखना, आप कोट कर सकते हो मेंस एग्जाम में भी, यू कैन राइट इट ऑल दिस थिंग्स, राइट, एग्जाम्पल के तौर से भी यू कैन राइट इट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस एंड बीस, ओके। तो ये जो हमारा कहते हैं ना, चलिए न्यूज में क्यों है पहले वो देख लेते हैं, ओके। तो रिसेंटली आरबीआई हैज ज्वाइन, तो पहले ये बताओ 20 मतलब क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ओके, याद रहेगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। सो रिसेंटली न्यूज, आरबीआई हैज ज्वाइन प्रोजेक्ट नेक्सस। तो प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, याद रखना नेशनल इनिशिएटिव नहीं है, ओके, टू एनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस कॉन्सेप्चुअलाइज किसके द्वारा किया गया था, इनोवेशन हब ऑफ बीस। इनोवेशन हब एक अपनी उनकी एक इनिशिएटिव है, ठीक है, किसकी, बीस की, दैट इज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की, टू इनहांस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट by connecting multiple global domestic instant payment system। तो instant payment system in news was in news related to, ऑप्शन में नेक्सस एंड बीस आया तो वो मार्क करना, आईपीएस मत समझ लेना, इंडियन पुलिस सर्विस मत समझ लेना, इट वाज इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, ओके। तो इट इज द फर्स्ट इनोवेशन हब प्रोजेक्ट इन द पेमेंट एरिया, पेमेंट एरिया में इनोवेशन हब प्रोजेक्ट की फर्स्ट इनोवेशन हब है ना ये, इनकी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट नेक्सस, किस एरिया में, पेमेंट के एरिया में, ओके। एंड प्रोजेक्ट नेक्सस एम टू कनेक्ट द एफपीस, मतलब फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ 4 एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, कौन कौन से, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंग्लैंड, जो इनके फाउंडिंग मेंबर भी होंगे, फर्स्ट मूवर कंट्रीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। इंडोनेशिया भी ज्वाइन करेंगे आगे चल के, ये न्यूज में है, बट अब तक किए नहीं है, तो अगर करे, अभी फिलहाल तो हुए नहीं, आपके एग्जाम तक शायद हो जाए। तो इस्टेब्लिश, और अभी जानते हैं ये बिस के बारे में, दैट इज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। स्टेब्लिश कब हुआ था, 1930, याद रखना, ये प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे बिस के बारे में बोला जा रहा है, ओके। स्टेब्लिश बाय 1930, ओन्ड बाय 63 सेंट्रल बैंक, यानी 63 नेशन के सेंट्रल बैंक अगर यहाँ पे है, ओन करते हैं, तो 95% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ये एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, like representing countries from the world around that together account for 95% of world GDP। हेड ऑफिस कहाँ पे, वेशल, स्विट्जरलैंड, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हांगकांग एंड मेक्सिको। चलो ये तो हो गया। एज वेल एज इनोवेटिव हब सेंटर जो है ना, इनोवेशन ये जो हब, ये क्या कहते हैं, ये सारा इनोवेशन हब, ये रीजनल ये सेंटर अराउंड द वर्ल्ड पाया जाता है, ओके। और ये एक इनोवेशन बिस 2025, ये एक इनकी इनिशिएटिव है, ओके। स्ट्रेटेजी एटलीस्ट एज इट्स medium term strategy that leverage technology and new collaboration channel to serve the central banking community in fast changing world। means technology and collapse, दोनों टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन के साथ ये अपना एक इनिशिएटिव, ताकि जो बैंकिंग कम्युनिटी है वो वर्ल्ड के साथ साथ जितनी टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसमें भी टेक्निकल एडवांसमेंट हम ला सके। तो इनोवेशन 2025 इज रिलेटेड टू, अगर आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर, राइट। इसमें और एक टर्म है, ओके, द बेसल बैंकिंग अकॉर्ड्स, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ये क्या है, दीज आर ग्लोबल रूल्स, किसके द्वारा सेट किया गया है, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, किसके अंडर आता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, दैट इज बीस, बेसल स्विट्जरलैंड, प्रोवाइडिंग गाइडलाइन फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बैंकिंग, ऑब्वियसली, है ना। तो याद रखना, बेसल बैंकिंग अकॉर्ड किसके अंडर आता है, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। क्या होता है, ग्लोबल रूल, सेट किसके किया जाता है ये रूल्स, BCBS, दैट इज बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो दिस आर इन न्यूज, तो आई होप आपको ये समझ आ गया, प्रोजेक्ट नेक्सस एंड BIS, राइट। देन है फ्रंट रनिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग।
ये तो यूपीएससी में पूछ ही सकते हैं कि फ्रंट रनिंग इज टर्म इन न्यूज क्या है उसकी मीनिंग। तो एक्चुअली न्यूज में क्यों थी, ए म्यूचुअल फंड इन इंडिया हैज बीन अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर सस्पेक्टेड फ्रंट रनिंग। अब फ्रंट रनिंग को और एक टर्म भी बोला जाता है, वो है टेल गेटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, इज एन इलीगल प्रैक्टिस अंडर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, जहां पे फंड मैनेजर उनकी ऑर्डर पहले ही प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनको प्रॉफिट मिले एक्सपेक्टेड प्राइस चेंजेस से, वेयर द फंड मैनेजर प्लेस देयर ऑर्डर अहेड ऑफ लार्ज ट्रेड टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज। मतलब व्हेन समवन एन इनसाइडर और ब्रोकर ट्रेड अहेड ऑफ अदर यूजिंग प्रिविलेज, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी ना, इनसाइडर ब्रोकर्स के पास क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन, तो उस प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन की वो यूज करके वो पहले ट्रेड कर लेता है ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसी के साथ और एक टर्म आती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इसमें बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। इट ऑकर्स व्हेन समवन विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ कंपनी यूजेस नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन टू मेक ए ट्रेडिंग डिसीजन। यहाँ पे पब्लिक मीन्स लोगों की, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन से ये ट्रेड कर बैठता है, ये फंड मैनेजर या इनसाइडर ब्रोकर, है ना। यहाँ पे नॉन पब्लिक होता है, नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन टू मेक ए ट्रेड डिसीजन। मतलब कंपनी एग्जीक्यूटिव जो होती है या एम्प्लॉय leverages confidential company information to gain an advantage in the stock market। मीन्स फ्रंट रनर तो क्लाइंट के, क्योंकि वो इनसाइडर होते हैं, ब्रोकर होते हैं जो कि फंड मैनेजर, राइट, तो वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन से चोरी करके, मतलब उसके हिसाब से वो पहले ही ट्रेड कर देते हैं प्रॉफिट के चक्कर में। और इनसाइडर ट्रेडिंग क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, वो तो खुद ही एम्प्लॉय होती है ना, इसलिए बोला गया है कि इनमें कंपनी एग्जीक्यूटिव और कंपनी जो एम्प्लॉयज, उनके पास कॉन्फिडेंशियल कंपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका एडवांटेज हो लेते हैं स्टॉक मार्केट में। ओके, सो फ्रंट रनिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स ब्रोकर और फंड मैनेजर एक्सप्लॉइटिंग नॉलेज ऑफ देयर क्लाइंट अपकमिंग ट्रेड्स। तो वही जो बोला, ये करता है, ये यूज फ्रंट रनिंग ये करता है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, और ये करता है कंपनी की इनसाइडर। तो इनसाइडर याद रखना, मतलब कंपनी के अंदर, मीन्स कंपनी के एम्प्लॉयज एंड कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा की जाती है। तो ये इन इंडिया द इनसाइडर ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर सेबी एक्ट 1992। सेबी हैज एस्टेब्लिश सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर रेगुलेशन 2015। तो याद रखना, ये 1996 है फ्रंट रनिंग के, और इनसाइडर के केस में रेगुलेशन 2015 एंड सेबी एक्ट 1992 विच आउटलाइन द रूल फॉर प्रोहिबिटिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। क्योंकि इस चीज से क्या होता है, हमारी कॉन्फिडेंस फेयरनेस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर घटती है ना। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में नीट का जो हुआ, एनटीए के ऊपर हमारी भरोसा टूटी ना, कि क्या ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। तो उस तरीके फिनेंशियल मार्केट में भी इन सब के द्वारा, इन सब के जो करते हैं ये सब प्रोसेस प्रोसीड्यूर्स, इसके द्वारा भी हमारी ट्रस्ट टूटती है। ओके, सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। अब फैक्ट इन न्यूज एपीएससी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। तो चराइडियो मोइडम्स, ये क्या होता है, सेक्रेट बरियल माउंट्स ऑफ अहोम डायनेस्टी। उसको बहुत जल्दी आर सेट टू सिक्योर द कोवेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, स्टेटस असम्स फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर कल्चरल हेरिटेज। ध्यान रखना, असम में ऑलरेडी 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, बट वो अंडर नेचुरल हेरिटेज है, और ये कल्चरल हेरिटेज में सबसे पहला इनको मिला, मीन्स मिलने वाला है। ओके, सेट हो गया कि इनके अंदर डिसीजन हो गया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिलने वाली है। ओके, क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे, क्राइटेरिया 3 एंड क्राइटेरिया 4। क्राइटेरिया 3 ये कहता है कि इट मैंडेट्स द मोन्यूमेंट टू बियर ए यूनिक और एटलीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टिनमी टू ए कल्चरल ट्रेडिशन और टू ए सिविलाइजेशन विच इज लिविंग और विच इज डिसअपेयर्ड। ऑब्वियसली ये ट्रेडिशन हमें, ये जो मोएदम्स है ये शोकेस करता है 13 टू 19 सेंचुरीज के ट्रेडिशन, है ना, एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, लेआउट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ताई अहोम बिलीव्स, राइट। तो ताई अहोम्स किंग जो थे, उनके स्कल्प्टेड लैंडस्केप के बारे में, कॉस्मोलॉजीज के बारे में, ये सब उनके फीचर्स जो भी वो सीक्रेट ज्योग्राफी जो हमारी ये क्रिएट करती है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो क्राइटेरियन 4 जो होती है वो रिक्वायर द मोन्यूमेंट टू बी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर, एंड इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट में भी हमें इस बार दिस मोइडम्स आर टर्म्ड एज आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ टाई अहोम नेक्रोपोलिस, okay, that represent in a tangible way that the Taiyahum funerary tradition and associate cosmologies, right। तो अब अगर एग्जाम में आता है मोइदम टर्म इन न्यूज, उसकी मीनिंग क्या है, तो इट्स ए सेक्रेट लैंडस्केप इन ईस्टर्न असम इंडिया विद मोर देन 90 burial mounds established by Taiyahum over 600 years। okay, it contained remains of Taiyahum's kings, right।
तो यही मोइडम्स मन अगर आता है, and set within a sculpted landscape that reflect Thai cosmologies, modifying the natural feature of hills, forest, water to create a sacred geography. अब फिर न्यूज में आता है बुरंजीज इन न्यूज, वो क्या होती है? रॉयल क्रोनोलॉजीज। ऐसा एक टर्म पूछने की आदत है ना यूपीएससी में, तो एपीएससी में भी क्या पता पूछे कभी। तो प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ तायाहुम वर्ल्ड व्यू, उनकी डेली लाइफ के बारे में, उनकी फरनरी रिचुअल्स के बारे में, स्पिरिचुअल एसोसिएशन, डिटेल्स ऑफ मटेरियल लेबर जो इस मोइडाम्स को कंस्ट्रक्ट करते वक्त लगाई थी, वो सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन कहाँ पाई जाती है? रॉयल क्रॉनिकल्स, विच इज नोन एज बुरंजीज, राइट। तो एज आरबीआई वाज इन न्यूज, तो ये मैंने आपको क्विज दिया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से इसका आंसर बताना, मैं तो कल बता ही दूंगी आपको, राइट। तो ये जो कल का था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, तो इट वाज मैत्रेय। तो याद रखना, मैत्रेय इज अ सक्सेसर ऑफ बुद्धा, ऑल्सो नोन एज अजित बोधिसत्व। अगर एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होता है बट मैत्रेय के जगह पे अजित बोधिसत्व होता है, तो मार्क दिस वन इज करेक्ट, ओके। इनका और एक नाम अजित बोधिसत्व है, ओके। अभी बाकी जो ऑप्शन है, अवलोकितेश्वरा, ये लॉर्ड हु लुक्स डाउन, ए बोधिसत्व हु एम्बॉडीज कंपेशन ऑफ ऑल बुद्धा, कंपेशन ऑफ ऑल बुद्धा को दर्शाता है। लोकेश्वरा, इसी से ही निकला ना, थोड़ा नाम सिमिलर है, तो रेफर टू लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, ये लॉर्ड हु लुक्स डाउन, ये लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। एंड पद्मा पानी, पद्मा लोटस, तो बोधिसत्व हु होल्ड्स द लोटस, राइट। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, आज का न्यूज़। आई होप यू एंजॉय द सेशन। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। तो फिर हम कल मिलेंगे, टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।